चलो जी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले मैं वेलकम बैक कहता हूँ 10th क्लास के केमिस्ट्री के सिलेबस की तरफ हम जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि वो चैप्टर हम डिस्कस करना चाहते हैं जो इजी जो है ना अप्रोच की जा सके जिनकी। तो इसमें सबसे पहले जो है वो आपका फर्स्ट चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम, चैप्टर नंबर 9 है और उसके टॉपिक्स जो हैं वो हमने डिवाइड कर लिए हैं। इस चैप्टर के जो है ना वो 4 लेक्चर जो हैं वो आप तक मैं कन्वे करूँगा। तो आज हमारा जो 10th क्लास का फर्स्ट लेक्चर है, लेक्चर 1 चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नेम है केमिकल इक्विलिब्रियम। और इसके जो टॉपिक का आज इस फर्स्ट लेक्चर में आप तक मैं कन्वे करूँगा इंट्रोडक्शन से लेकर केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट तक ये टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि केमिकल इक्विलिब्रियम का इस चैप्टर का मीनिंग क्या है। इसमें इक्विलिब्रियम वर्ड यूज हो है, तो इक्विलिब्रियम जो है ये बैलेंस में जो है वो आता है और बैलेंस स्टेट जो है वो हम किस तरह देखेंगे इन टॉपिक्स में, वो आपको आगे चल के पता लग जाएगा कि किन चीज़ों को हमने बैलेंस रखना है, किस तरह रखना है। डिफरेंट एग्जांपल्स भी लेंगे यूनिवर्स की भी और केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम इंट्रोडक्शन में जो हम पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं कि इंट्रोडक्शन में ये बता रहा है कि कुछ फिजिकल चेंजेस होती हैं, कुछ केमिकल चेंजेस होती हैं दुनिया भर में, और उसमें जो चीज़ें बनती हैं, टूटती हैं, दोबारा रिवर्स बैक होती हैं। जैसे हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि जो है वो आइस है उसको हीट करें तो वो वाटर में जो है चले जाएगा लिक्विड स्टेट में, और उसको फर्दर हीट करें तो वो स्टीम में चले जाएगा गैसियस स्टेट में। तो उसमें केमिकल कंपोजिशन जो है वो चेंज नहीं होती थी और फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज होती थी और दोबारा रिवर्स बैक भी हो जाती थी। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो रिवर्स होती है और कुछ जो हैं वो परमानेंट चेंज में चली जाती हैं, और जिसमें नई चीज़ बनती है और वो रिवर्स बैक नहीं होती वो है आपकी केमिकल चेंजेस, और जो कि आपकी जो है ना रिवर्स बैक हो जाती है फिजिकल स्टेट्स के साथ, और केमिकल कंपोजिशन जो है उनकी चेंज नहीं होती, वो होती है फिजिकल चेंजेस। तो इसमें कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो कंप्लीट होते हैं, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बना देते हैं और वो रिवर्स बैक नहीं होते, वो कंप्लीट रिएक्शंस होते हैं। और कुछ जो हैं वो रिएक्शन जो है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं और प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट्स में वापस आ जाते हैं, वो इनकम्प्लीट रिएक्शन है। ये रिएक्शन क्यों नहीं कंप्लीशन की तरफ जाते? रीज़न यही है कि इनकी क्वांटिटीज़ का इशू आ जाता है। इसमें टेम्परेचर का, हीट का और कैटालिस्ट का, इन सारी कंडीशंस को देखते हुए रिएक्शंस अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन नहीं रख पाते। अगर हम फिजिकल केमिकल चेंजेस में देखें तो हमारे पास फिजिकल फिनोमिना है। आप ट्री को ले लें तो ट्री आपको जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपको क्या है वो दे रहा है, और आप जो है वो बदले में आप उसको कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आप जो है वो एक्सेल कर रहे हैं और ऑक्सीजन ट्री से इनहेल कर रहे हैं। और इसी तरह अब ट्री को ले लें तो वो आपको ऑक्सीजन जो है वो दे रहा है, गिव कर रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ले रहा है। तो ये फिजिकल फिनोमिना है इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने का, बैलेंस करने का, कि एक गैस जा रही है एक आ रही है, और ये नेचुरल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। इसी की वजह से हम जिंदा हैं कि अगर हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं। इसी तरह दरख्त जो है, ट्री जो है वो आपको जो है वो ऑक्सीजन जो है वो एक्सहेल कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रहा है। इसी तरह फिशेस भी हैं, उसमें भी एक्वेटिक एनवायरनमेंट है, उसमें भी डिजोल्व ऑक्सीजन जो है उसकी भी जो है वो बैलेंस रखना, कंसंट्रेशन, वो भी इक्विलिब्रियम के फिनोमिना में आती है। अब आप आ जाए कि इसमें जो है एग्जांपल जो फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा था ट्री को लेकर और फिशेस को लेकर, रिवर्सिबल एक्शन और डायनामिक इक्विलिब्रियम की तरफ चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है वो एक केमिकल रिएक्शन सिंपल सा है, हाइड्रोजन गैस है
और ऑक्सीजन भी गैस है, ये दोनों मिलती हैं तो वाटर बनता है। आपने फार्मूला बनाया था वैलेंसीज की मदद से, तो ये ऐसे बनता है। ये वैलेंसीज हमने लिखी, ये क्रॉस एक्सचेंज हो गया, एच के नीचे ये 2 माइनस इस शक्ल में आ जाएगा क्रॉस एक्सचेंज मेथड, और ये 1 शिफ्ट होगा और 1 हम नहीं लिखते, ये वाटर बन गया। तो ये जो इस तरह दोनों चीज़ें रिएक्ट आ रही हैं वो है रिएक्टेंट्स, और रिएक्टिंग सब्सटेंस को रिएक्टेंट्स कहते हैं। और जो इस तरह न्यू सब्सटेंस बन रहे हैं वो है प्रोडक्ट। तो यहाँ वाटर जो है वो हमारा प्रोडक्ट्स है और ये हमारा रिएक्टेंट है। तो ऐसा है केमिकल रिएक्शन जिसमें दो चीज़ें रिएक्ट करती हैं, 2 से ज़्यादा, वो रिएक्टेंट, और जो नई चीज़ें बनती हैं वो प्रोडक्ट्स हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये सिंगल एरो यूज हो रहा है, ये बता रहा है कि रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। और ये स्टेट्स ऑफ मैटर है, गैसियस और गैसियस में ये दोनों एलिमेंट्स मॉलिक्यूलर फॉर्म में, और ये कंपाउंड बन गया लिक्विड फॉर्म में। और मैंने बताया ये कैसे बनता है। अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। इधर हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है लेफ्ट हैंड साइड पे, और इधर हाइड्रोजन के 2 है, ऑक्सीजन का 1 है। तो ये दोनों तरफ देखें एटम जो है वो हाइड्रोजन के इक्वल है लेकिन ऑक्सीजन के इक्वल नहीं है। तो जहाँ नंबर लेस होता है वहाँ हम कोएफिशिएंट यूज करते हैं। तो यहाँ नंबर ऑक्सीजन का लेस है, तो यहाँ हम स्टार्ट में 2 लगा देंगे और इस तरह ऑक्सीजन के 2 एटम बैलेंस हो जाएंगे, और हाइड्रोजन के पहले डिस्टर्ब हो जाएंगे एटम। तो यहाँ पहले हाइड्रोजन के 2 थे, लेकिन इधर 2 लगाने से हाइड्रोजन के 4 हो गए। तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर लेस नंबर है, तो यहाँ स्टार्ट पे आप 2 लगा दें तो ये 4 हो जाएगा। इस तरह हमने ये 2 और ये 2 लगाया ताकि ये दोनों तरफ एटम इक्वल हो। इसी को बैलेंस इक्वेशन करना कहते हैं। 8 क्लास की साइंस में भी आपने पढ़ा था कि ये जो हम अपनी तरफ से ये जो नंबर डिजिट कोएफिशिएंट लगाते हैं, डिजिट भी कहते हैं इसे, ये हम फॉर बैलेंसिंग द एटम ऑन बोथ साइड्स यूज करते हैं। अब रिएक्शन जो है वो 2 तरह के होते हैं। केमिकल रिएक्शन एक ये हमने लिखा है, तो केमिकल रिएक्शन जो है वो हम देख रहे हैं 2 टाइप है इसकी, एक रिवर्सिबल है और एक इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन जो है ये दोनों तरफ चलता है। ये डिफरेंस हो सकता है कि दोनों साइड पर चले, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बने और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। और इरिवर्सिबल जो रिएक्शन होता है वो दो एक साइड पर चलता है, रिएक्टेंट से सिर्फ प्रोडक्ट्स बनते हैं। और इसकी एग्जांपल हम अगर समझे तो जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनेंगे, प्रोडक्ट दोबारा रिवर्स हो जाएंगे, तो ये आप देख रहे हैं कि रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता। और रिवर्सिबल रिएक्शन हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन है नेवर गोस टू कंप्लीशन, नेवर गोस टू कंप्लीशन। और जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है ये जो है वो गोस टू कंप्लीशन, ये कंप्लीट हो जाते हैं। और थर्ड डिफरेंस आप कह सकते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो और इरिवर्सिबल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो। ये दोनों डायरेक्शन में चलता है, ये सिंगल डायरेक्शन में चलता है। अब आप एक एग्जांपल ले लें कि इधर हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन की एग्जांपल ले लेते, वाटर बन रहा था, ये सिंगल डायरेक्शन में चल रहा था इरिवर्सिबल। इधर आप एग्जांपल ले लें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयोडीन जो है वो मिलकर जो है हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। ये रिवर्सिबल रिएक्शन की टाइप शो हो रही है, फॉरवर्ड रिएक्शन। इसमें हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे। आयोडीन का कलर पर्पल होगा, और जो भी जब ये दोनों मिलके ये आयोडाइड बनाएंगे तो इसका कलर लेस हो जाएगा। ये भी केमिकल रिएक्शन की निशानी है। केमिकल रिएक्शन की ये एक निशानी होती है कि कलर भी चेंज होता है। आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड से रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए हैं वाटर की तरह, तो कलर चेंज हो गया है। और इसकी डायग्राम की मदद से देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो H2 है, आयोडीन जो है I2 है। तो ये क्लोज क्लास में जो है राउंड बॉटम क्लास कहते हैं इसे। और इन दोनों ने जब रिएक्शन किया, ये वन क्लास थी, क्लोज क्लास इसे कहते हैं, जहाँ कोई चीज बाहर से अंदर आती है, ना कोई अंदर से बाहर जाती है। तो ये कार्ड लगाने का मकसद ही ये है। तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन आयोडीन मिलेंगे, आयोडीन का कलर पर्पल होगा, उधर जाके कलरलेस हो जाएगा। जब आप इसको रिवर्स कराएंगे, ये जो रिएक्शन हुआ है दोनों का, ये फॉरवर्ड होगा, इसको रिएक्शन को फॉरवर्ड करेंगे। और जब आप इसको रिवर्स करेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड को दोबारा जो है वो हीट अप करेंगे, तो हाइड्रोजन आयोडाइड का कलर पहले कलरलेस था, बेरंग था, यानी कोई कलर नहीं था। तो दोबारा हाइड्रोजन आयोडीन में कलर कन्वर्ट हो जाएगा और पर्पल कलर दोबारा पील हो जाएगा। इसको कहेंगे रिवर्स रिएक्शन। तो पहले फॉरवर्ड हो रहा था, फिर रिवर्स। तो एक स्टेज पर ये दोनों रिएक्शन को जब हम इक्विलिब्रियम स्टेट में लिखेंगे, बैलेंस स्टेट में, तो हम ऐसे लिखेंगे H2 + I2 रिवर्सिबल रिएक्शन।
क्योंकि इसमें दोनों तरफ का रिएक्शन हो रहा था फॉरवर्ड रिवर्स, हम इसको डबल एरो से जाहिर करेंगे जो कि इक्विलिब्रियम स्टेट को जाहिर करेगा, और हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है फॉरवर्ड रिवर्स में, तो यहाँ पर हम 2 इसलिए लगाते हैं बैलेंस करने के लिए। तो ये एक केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट शो हो जाएगी। तो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है, ये मैंने आपको इस रिएक्शन के जरिए बताना है कि जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन जाने वाला और रिवर्स रिएक्शन वापस रिवर्स होने वाला क्या होता है, रेट दोनों का इक्वल होता है, और कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर वो क्या होती है, रिमेन कांस्टेंट। इसे कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट इक्वल हो, यानी आयोडीन का कलर पर्पल था उधर जाके कलरलेस हो गया, और कलरलेस से जो है वो दोबारा आयोडीन पर्पल की तरफ आ गया, चेंज तो कोई ना आया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की तरह। तो लेकिन कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन में चेंज, यानी इसमें हाइड्रोजन आयोडीन हाइड्रोजन आयोडाइड जो हिस्सा ले रही है चीज़ें, उनकी क्वांटिटी में चेंज कोई नहीं आएगा, कलर में चेंज कोई नहीं आएगा, इसे कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। इसी तरह की एग्जांपल आपकी बुक में एक और है कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन और कम्बिनेशन, यानी जब आपने फॉरवर्ड रिएक्शन में इन दोनों को मिलाया कम्बिनेशन, जब आप दोबारा इसको डिकम्पोज करेंगे हीट करके वो डिकम्पोजिशन। कम्बिनेशन मतलब होता है दो चीजें मिले हुए नई चीज बनती है, डिकम्पोजिशन में वही चीज जो है वो आप इसको डिकम्पोज ब्रेकअप कर देते हैं। तो इसकी दूसरी एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट की है, वो भी आप जो है वो देख सकते हैं बुक में, आपको मार्क भी करा देंगे। ये टॉपिक जितना भी है इंट्रोडक्शन से लेकर केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट तक, तो इंशाल्लाह ताला आपको लेक्चर 2 जो है वो आपको हम बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि उसमें कौन से टॉपिक चैप्टर बनाएंगे। जज़ाक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप ईमान और सेहत की हालत में होंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको लेक्चर 1 जो है वो दिया था, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, और उसमें प्रीवियस लेक्चर जो था केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट का इंट्रोडक्शन था, और इंट्रोडक्शन में हमने फिजिकल केमिकल चेंजेस डिस्कस की थी, और उसमें एग्जांपल ट्री और एक ह्यूमन बीइंग की ली थी और फिशेस की, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को डिस्कस किया था कि सब्सटेंस जो कंबाइन होते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, और जो न्यू सब्सटेंस बनते हैं वो प्रोडक्ट्स होते हैं। और फिर हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन भी डिस्कस किए थे कि जो रिएक्शंस जो है वो लेफ्ट टू राइट चलते हैं और राइट टू लेफ्ट चलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी दोनों डायरेक्शंस में। और इरिवर्सिबल रिएक्शन में हमने कहा था रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन जाए, प्रोडक्ट से रिवर्स बैक ना हो, वो इरिवर्सिबल रिएक्शन था। और फिर रिवर्सिबल रिएक्शन की 2 टाइप डिस्कस की थी, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन, जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन की एग्जांपल ली थी, और हाइड्रोजन और आयोडीन पर्पल और कलरलेस जो है ना उनकी वेरिएशन देखी थी। और फिर हमने सेकंड एग्जांपल डिस्कस करनी थी, लेकिन उसमें मैंने आपको रेफरेंस दे दिया था कि वो भी हाइड्रोजन आयोडीन की तरह है, और उसमें भी डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन होते हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट क्या थी, रेट और जो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन था वो सेम होता है, और उसमें जो मिक्सचर होता है उसके अंदर कंपोनेंट्स को सेम रहते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो उसकी 2 टाइप्स हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसमें भी हम जो है वो बैलेंस स्टेट्स देखते हैं कि किस तरह जो है ना बैलेंस स्टेट अचीव की जा सकती है। तो बैलेंस स्टेट्स में हमने फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन को देखा था कि दोनों तरफ रिएक्शन आ रहे थे और उसमें कंपोजिशन और रिएक्शन मिक्सचर जो है वो कांस्टेंट रहता था। लेकिन यहाँ पर स्टैटिक इक्विलिब्रियम को जब हम डिस्कस करते हैं तो स्टैटिक का मतलब होता है सीजीज। आज के इस लेक्चर में आप देखिए स्टैटिक इक्विलिब्रियम से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और स्टैटिक इक्विलिब्रियम हमें बता रहा है कि जिसमें रिएक्शन जो है वो सीजीज टू प्रोसीड, यानी मजीद आगे जाने से रुक जाए, वो रिएक्शन जो मजीद आगे जाने से रुक जाए और उसे स्टैटिक कहेंगे। सीजीज को स्टॉप भी आप कह सकते हैं, प्रोसीडिंग आगे जाने से। तो एग्जांपल आप इसकी ये ले सकते हैं कि आपने देखा होगा कई पोशीदा बिल्डिंग्स हैं, वो ओल्ड बिल्डिंग्स हैं, वो गिरने वाली होती हैं लेकिन वो गिर नहीं पाती क्योंकि उस पर जो फोर्सेज होती हैं, नेट फोर्सेज, वो उसको बैलेंस स्टेट में रखती हैं, जो एक्ट कर रही होती है उस पर। तो उसके अंदर जो फोर्सेज आ सकती हैं, आप कह सकते हैं कि जी वो आयरन गार्डर है, ईंटें हैं, बजरी है, रेत है, वो उसको इतना ज़्यादा
फोर्स प्रोवाइड कर रही होती है कि वो एंडिंग पॉइंट तक वो खड़ी रहती है स्टिल, यानी गिर नहीं पाती, आगे नहीं वो फॉल कर पाती, वो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब है स्टिल कंटिन्यूइंग, स्टिल कंटिन्यूइंग यानी चलते रहना, जो रिएक्शन मजीद आगे चल पाए, चलता रहे, रुके ना, लाइफ भी डायनामिक है, लाइफ चलती रहती है। तो इंसान जो है वो रुकता नहीं, काम करता रहे, तो वो डायनामिक है। तो डायनामिक स्टेट की हम एग्जांपल ये ले सकते हैं कि जैसे एक फॉरवर्ड एक्शन है जो चलता रहता है और फिर फॉरवर्ड जाकर वो रिवर्स बैक भी होता है, और जिसमें फॉरवर्ड रिवर्स एक्शन का रेट सेम हो लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो, जस्ट लाइक द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब हम डायनामिक इक्विलिब्रियम में देखेंगे कि किस तरह जो है वो एस्टैब्लिशमेंट आती है एक ग्राफ की मदद से, और ग्राफ आपको बता रहा है, ये पेज नंबर 5 पे आप बुक में देख सकते हैं कि जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था किस तरह एक कंपाउंड का मैच की वैलेंसी 1+ है, आयोडीन की 1- है, ये दोनों तरफ से वैलेंसी है, ये कैंसिल हो जाएंगे और HI बन जाएगा। तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड का फार्मूला ऐसे बना है, हाइड्रोजन आयोडीन की वैलेंसी की मदद से, मैंने 9 में बताया था, सेम वैलेंसी दोनों कैंसिल हो जाएगी, ऑफसेट हो जाएगी। तो हाइड्रोजन आयोडीन गैसियस स्टेट में है, तो हाइड्रोजन आयोडीन कंपाउंड भी गैसियस स्टेट में बनेगा हीट करने से। शुरू में आप देखें इस रिएक्शन को देखें तो ये फास्ट चलेगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड एक्शन और फॉरवर्ड एक्शन हमेशा फास्ट चलता है। इस ग्राफ में भी यही देख सकते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो ये जो है ना, ये ग्राफ में आपको दिखाया जा रहा है, ये पट्टी फॉरवर्ड एक्शन की है लेकिन ये डिक्रीज हो रही है। स्टार्ट में ये इंक्रीज होती है और टाइम वेरिएशन के लिहाज से जो है ना, टाइम ये मेंशन किया गया है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, और यहाँ ये जो वर्टिकल कॉलम में ये जो लाइन है ये आपको रिएक्शन रेट बता रही है कि टाइम के लिहाज से रिएक्शन रेट कैसे बढ़ेगा, कैसे कम होगा, चाहे वो फॉरवर्ड रिएक्शन है चाहे वो रिवर्स रिएक्शन है। और ये पॉइंट जो है आपको बता रहा है ग्राफ में कि किस तरह फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन शुरू में इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज होंगे, और एक पॉइंट आएगा जब ये दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएंगे, और ये पॉइंट बताएगा कि यहाँ दोनों की जो अमाउंट है वो इक्वल हो गई है, रेट जो है वो इक्वल हो गया है, और लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, और इस स्टेट को आप इक्विलिब्रियम स्टेट कहेंगे। लेकिन इस ग्राफ में तो आपको मैंने मेंशन कर दिया दो चीजों का आपस में जो है वो रिलेशन है, टाइम का रिएक्शन रेट का, जो कि ये लाइन बता रही है कि किस तरह ये जो है फॉरवर्ड रिएक्शन की लाइन इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, और ये डिक्रीज या इंक्रीज हो रही है। आप रिएक्शन से भी देखें, हाइड्रोजन आयोडीन मिलेंगे, लास्ट एग्जांपल में हम देखा था हाइड्रोजन की कलर पर्पल था, और पर्पल कलर के बाद जो है इसका कलर कलरलेस हो गया था, और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन कैरी होना है और ये रिवर्स रिएक्शन कैरी होना है, कि पर्पल कलर जो था वो आपका जो है वो आयोडीन को दोबारा जो है पर्पल कलर हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो कलरलेस था, और इसका कलर पर्पल आयोडीन को दोबारा रिवर्स हो जाएगा, इसलिए रिवर्स रिएक्शन होगा। और ये स्टेट बता रही है इक्विलिब्रियम स्टेट कि जब हाइड्रोजन आयोडीन जो है हाइड्रोजन आयोडाइड में जाएंगे ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, जब ये वापस रिवर्स फॉर्म में आएगा रिवर्स रिएक्शन है, और ये दोनों एरो बता रहे हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट में रिएक्शन इस तरह लिखा जाएगा। तो ये ग्राफ है, इसका मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि फॉरवर्ड रिएक्शन ये है, इसके साथ कंपेयर करें, शुरू में ये फास्ट होगा लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, और ये रिवर्स रिएक्शन है, ये शुरू में जो है स्लो था, ये वक्त के साथ साथ इंक्रीज होता जाएगा टाइम के साथ साथ, और एक स्टेज ऐसी आएगी जब इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं कि डिफरेंस है मैक्रोस्कोपिक फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो लेफ्ट टू राइट चलता है, और रिवर्स रिएक्शन राइट टू लेफ्ट चलता है। और स्टार्ट में आप कह सकते हैं कि ये रिएक्टेंट से इसमें प्रोडक्ट बनते हैं, और इधर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनते हैं। रिएक्टेंट मैंने बताया था जो चीज़ें रिएक्ट करती हैं रिएक्टेंट कहलाती है, जो नहीं बनती वो प्रोडक्ट कहलाती है। अब शुरू में इसकी फॉरवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड है वो फास्ट होगी और इसकी स्लो होगी, लेकिन आस्ता आस्ता इनिशियल में फास्ट है, ये स्लो है, ये स्लो होता जाएगा, ये फास्ट होता जाएगा, ये स्लो फास्ट। और लास्ट में आप कह सकते हैं कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है इसमें रिएक्टेंट जो है ना वो आप ये जो है ना प्रोडक्ट की तरफ बनते चले जाते हैं, और इसमें प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ बनते चले जाते हैं। तो ये फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन का डिफरेंस आपको मैं बता रहा था। और एक डिफरेंस है फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो स्लोज डाउन ग्रेजुअली,
और रिवर्स रिएक्शन स्पीड अप ग्रेजुअली। एक डिफरेंस ये भी है, फॉरवर्ड रिएक्शन जो है फास्ट होगा स्टार्ट में और रिवर्स रिएक्शन नेग्लिजिबल मीन ना होने के बराबर। तो उसके बाद है लास्ट पे मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। आज के इस लेक्चर में मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम 5 है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, डिफरेंस आपके फॉलोअर्स में बुलेट फॉर्म में लिखना है और मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक भी डायनामिक इक्विलिब्रियम में ये एग्जांपल ग्राफ की वजह से रिएक्शन की वजह से दे रहा था कि जो चलता रहे और इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन जो है रेट इक्वल हो और डायरेक्शन ऑपोजिट हो। फर्स्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है डायनामिक इक्विलिब्रियम, ये हमेशा क्लोज सिस्टम में होता है, बंद सिस्टम में होता है, क्लोज सिस्टम में ना कोई चीज उस क्लोज क्लास में। क्लोज क्लास हमने लास्ट टाइम भी इस लेक्चर में देखी थी, ठीक है, जिसके ऊपर कार्ड लगा हुआ था कि ना कोई चीज जो है वो बाहर से अंदर को जाएगी ना अंदर से बाहर जाएगी, तो ये कार्ड जो है वो हमने फिट किया हो। नंबर 2 आप जो है वो बुक में देख सकते हैं कि नंबर 2 जो है इक्विलिब्रियम स्टेट जो है रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, रिएक्शन रुकता नहीं, यानी चलता रहता है। कभी फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट जो है वो दोबारा रिएक्टेंट बना देते हो, फिर इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाते हैं। नंबर 3 इक्विलिब्रियम स्टेट जो है उसमें अमाउंट जो है सेम रहती है, चाहे कलर है, डेंसिटी है, कंसंट्रेशन अमाउंट है। आपने देखा कि इसका आयोडीन का कलर पर्पल था, उधर जाके कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड में हो गया और फिर कलरलेस जो कलर था बेरंग कोई रंग नहीं था वो दोबारा पर्पल को लौटा दिया। फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो आप दोबारा भी अचीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं दोबारा भी, कंसंट्रेशन टेम्परेचर प्रेशर प्रोवाइड करके वो डिस्टर्ब भी किया जा सकता है। ज़रा सा भी टाइमिंग फैक्टर या टेम्परेचर प्रेशर कंसंट्रेशन चेंज कर दे तो ये डिस्टर्ब हो सकता है। लास्ट पॉइंट है कि इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो अटेनेबल है, कि आप चाहें तो इसको लेफ्ट टू राइट चला लें, चाहे तो राइट टू लेफ्ट चला लें। तो ये रिएक्शन दोनों जो है ये आप जब भी जिस तरह से भी किसी भी डायरेक्शन में चला सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो स्टार्ट हुआ था स्टैटिक इक्विलिब्रियम से लेकर डायनामिक इक्विलिब्रियम तक गया, फिर हमने ग्राफ देखा और फिर हमने ये रिएक्शन देखे, इक्विलिब्रियम स्टेट देखी और डिफरेंस देखा फॉरवर्ड रिवर्स में। लास्ट में 5 कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक। मैक्रोस्कोपिक बड़े लेवल पर आप इसको डिस्कस करते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर क्या क्या खसूसियात होती है। तो हम इसके बाद हम लेक्चर 3 की तरफ जाएंगे, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह। ऑब्जर्वेशन में ली और फिर रेट ऑफ रिएक्शन देखा फॉरवर्ड और रिवर्स की शक्ल में। तो स्टेटमेंट में गुल्डबर्ग और वेग ने जो बात की है वो ये कहते हैं कि द रेट एट द सब्सटेंस react directly proportional to the active mass and the rate of reaction is directly proportional to the product of its active masses of their reacting substances। ये स्टेटमेंट है जो मैंने पढ़ के बताई है, आपको आप बुक में भी दे सकते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन अब मैं इसको जरा लेक्चर के अंदर जो है वो एंगेज करता हूँ स्टेटमेंट को, कि वो कहना चाह रहा है कि जो सब्सटेंस रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं और रेट बनाते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी रिएक्टेंट्स में बताया जो चीज़ें रिएक्ट करती हैं और एक नई चीज़ बनाती हैं वो प्रोडक्ट है। तो एक जनरल रिएक्शन के जरिए भी उसने आपको समझाने की कोशिश की है। और एक्टिव मैस जो इसमें स्टेटमेंट में आया है, एक्टिव मैस एक्चुअल मोलर कंसंट्रेशंस हैं। मोलर कंसंट्रेशंस किसे कहते हैं, अमाउंट्स को, जो आपको ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट की शक्ल में
मिलेगी। मोलर कंसंट्रेशन इन स्क्वायर ब्रैकेट को हम कहेंगे। ये किन की मोलर कंसंट्रेशंस हैं? ये होंगी सब्सटेंसेस की जो कि रिएक्टेंट के तौर पे हमें नजर आएंगे और प्रोडक्ट के तौर पे नजर आएंगे। और रिएक्टेंट में हम किसी भी सब्सटेंसेस को ले सकते हैं और प्रोडक्ट्स उनसे बना सकते हैं। लेकिन अभी तक हमने लास्ट फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में जो डिस्कस किया था उसमें सब्सटेंस हमने लिए थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को और H2 और O2 को मिलके हमने डिसाइड किया था H2O बनाना है। और फिर H2 और I2 के रिएक्शन में हमने देखा कि HI बनाया हाइड्रोजन आयोडाइड पर्पल कलर से कलर लगा। और ये दोनों एग्जाम्पल अभी तक चल रही हैं। अभी अब हम जो इस लॉ को समझने के लिए जो एग्जाम्पल लेंगे वो जनरल लेंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन की ही वो टाइप होगी, यानी उसी की एक शक्ल होगी। रिवर्सिबल रिएक्शन आपको मैंने बताया था जिनको हम 2 एरोस में प्रेजेंट करते हैं, डोनेट करते हैं। और हम इस जनरल रिएक्शन हम उसे कहते हैं हम जिसमें सब्सटेंस जो रिएक्ट कर रहे हैं उनको हम सिंबल्स और फार्मूलों की शक्ल में ना ज़ाहिर करें, क्योंकि रिएक्शन वो होता है जिसमें एलिमेंट सिंबल्स फार्मूलाज की शक्ल में जो है वो कंपाउंड जो है ना वो बनाते हैं। लेकिन इस रिएक्शन में जनरल रिएक्शन में आप देख रहे हैं कोई सब्सटेंस आपको सिंबल और फार्मूला में नहीं शो रहा है। ये जनरल रिएक्शन है जो आप किसी सब्सटेंस को जाहिर करते हैं तो हम सिंपली हम सपोज कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि ये एक सब्सटेंस A है, ये एक सब्सटेंस B है, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं और हम इनको रिएक्टेंट्स कह देते हैं जनरल रिएक्शन। और ये दोनों सब्सटेंस A और B दोनों मिलकर C और D बना रहे हैं, ये कुछ भी बना सकते हैं, इसलिए हम सिंपली इसको सपोज कर रहे हैं कि ये C और D है और ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। इस बात को समझने तो स्टेटमेंट जो मैंने बोली है अब उसके मुताबिक फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो ये बना रहे हैं और रिवर्स रिएक्शन ये बनाएंगे। जब फॉरवर्ड रिएक्शन में ये सब्सटेंस इनकी जगह आ जाएंगे, सॉरी फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टिव सब्सटेंस ये होंगे और ये बनाएंगे और रिवर्स रिएक्शन में रिएक्टिव सब्सटेंस ये होंगे और ये प्रोडक्ट्स बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस लॉ के मुताबिक वो कह रहा है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये साइन है जो ये बताता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मास A एक्टिव मास B। मैंने पहले कहा था एक्टिव मास को आप ब्रैकेट से जाहिर करते हैं मोलर कंसंट्रेशन से। ये रिएक्टेंट A की मोलर कंसंट्रेशन है यानी अमाउंट है, ये रिएक्टेंट B की मोलर कंसंट्रेशन है ब्रैकेट में। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है इसका मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A और B के है। इसका मतलब है कि जितनी ज्यादा ये फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट चलेगा, ये चलाएंगे रिएक्टिव सब्सटेंस A और B उतना फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होगा। डायरेक्टली मतलब एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी इंक्रीज होती है। तो इस प्रोपोर्शनल साइन की जगह एक साइन आ जाएगा कांस्टेंट का Kf। Kf का मतलब ये फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है। आपने कांस्टेंट पैरामीटर्स पढ़े होंगे कि डिफरेंट एक्सप्रेशंस में डिफरेंट कांस्टेंट्स होंगे। फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है, खास कांस्टेंट जो हमने यहां पर किया फॉरवर्ड। इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है जो C और D चला रहे हैं और A और B बनाएंगे, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है C और D एक्टिव मास के। ये C की मोलर कंसंट्रेशन, ये D की मोलर कंसंट्रेशन है। ये भी रिएक्टिव सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा कि जितनी तेजी से रिएक्ट करेंगे उतनी तेजी से रिवर्स रिएक्शन चलेगा या उतनी तेजी से काम होगा। डायरेक्ट का मतलब यहाँ भी क्या है, एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, यानी इन्हीं पर ही है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन C और D पर। तो इसका भी जो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है वो Kr क्या है, Kr, इसकी जगह Kr इस साइन की जगह पर, ये भी स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है। तो जब हम इक्विलिब्रियम स्टेट में इनको लेके आएंगे, ये वाली स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट ये है जब ये दोनों का रेट इक्वल होगा इस साइड और इस साइड का, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। ये इक्विलिब्रियम स्टेट है, इसको हम ऐसे लिख देंगे। इस एक्सप्रेशन में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स के इक्वल है और इन एक्सप्रेशन ये है जो कि हमने कहा था कि ये Kf का है, इसको हम 1 कह देते हैं और ये Kr है, इसको हम 2 कह देते हैं। दोनों को हम इक्वल इक्विलिब्रियम स्टेट की फॉर्म में लिख देते हैं। Kf एक्टिव मास A एक्टिव मास B इज इक्वल टू एक्टिव मास Kr रिवर्स रिएक्शन का C और एक्टिव मास D। जब आप दोनों कांस्टेंट को इकट्ठा कर लेंगे Kf और Kr, तो फिर आप दोनों कांस्टेंट को एक नए कांस्टेंट की फॉर्म में लिख देंगे। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा जो ये कहेगा कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेट इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है।
तो KF का जो एक्सप्रेशन है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, जब कांस्टेंट जो है KF और KR से डिवाइड होंगे तो ये भी जो है वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होकर इस एक्सप्रेशन में लिख देंगे। हमारा एक्सप्रेशन नंबर 3 होगा फाइनल, जो कि स्लैब स्टेटमेंट के मुताबिक पूरा करता है कि हमने कहा था रिएक्टेंट विद सब्सटेंस रिएक्ट, कि ये रिएक्ट कर रहे थे और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे अपने अपनी मोलर कंसंट्रेशंस के, और इन्हीं पर ही रेट जो है वो चल रहा था फास्ट और स्लो। तो ये मोलर कंसंट्रेशंस के साथ रिएक्टिंग सब्सटेंस का फाइनल एक्सप्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये शो कर रहा है इसकी लॉ ऑफ रेस्ट्रिक्शन की स्टेटमेंट। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स आर इक्वल बट डायरेक्शन इज ऑपोजिट। इसी तरह आप डेरिवेशन कर सकते हैं, ये जनरल रिएक्शन के लिए जरिए डेरिवेशन थी सिंपल। अब हम मोल्स के जरिए हम इसको सेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, ये भी डेरिवेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की Kc जो न्यू एक्सप्रेशन फाइनल निकला है। हम मोल्स के जरिए इसको जो है निकालेंगे, क्योंकि बैलेंस जब करते हैं किसी भी रिएक्शन को तो उसमें मोल्स हमारे सामने आ जाते हैं, जैसा कि हम अभी कर रहे थे कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, तो इनके नंबर ऑफ मोल्स होंगे स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d। जैसा कि एक रिएक्शन हमने लेक्चर 1 में लिखा था H2 प्लस I2 और ये 2HI, ऐसे एक रिएक्शन रिवर्सिबल फॉर्म में लिखा था, और ये 2 जो है ना ये नंबर ऑफ मोल्स है। तो हम इन 2 को हम ये स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d में एक्सप्रेस कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? ये नंबर ऑफ मोल्स बैलेंसिंग को जाहिर करते हैं, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन को जाहिर करते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह आप जिस तरह आपने ये जनरल रिएक्शन समझा आप इसको भी उसी तरह चला सकते हैं, लेकिन आप KF की जगह RF ले सकते हैं। तो RF लिखने के लिए इस तरह आप रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ऐसे लिखेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल A, ये कोएफिशिएंट इनके रेज़ टू पावर में आ जाएंगे, बिल्कुल उसी तरह उसी एग्जांपल की तरह, नो एनी चेंज एक्सेप्ट नंबर ऑफ मोल्स, और इसकी जगह कांस्टेंट आ जाएगा RF, KF हमने उधर लिया था, इधर RF ले कैपिटल A, स्मॉल a, कैपिटल B, स्मॉल b। और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का भी ऐसा ही है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन को मैं इस तरह लिख रहा हूँ, आपने नहीं लिखना, आपने कंप्लीट लिखना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल C, स्मॉल c, कैपिटल D, स्मॉल d, और इसका कांस्टेंट जो है ये आ जाएगा R स्मॉल r, रिवर्स रिएक्शन का स्पेसिफिक कांस्टेंट है। आप देखिए उस एग्जांपल से कंपेयर करें तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, पर नंबर ऑफ मोल्स को मैं रेज़ टू पावर में लेके जा रहा हूँ, और इस तरह हम इकट्ठे करते थे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रिवर्स रिएक्शन। तो कैपिटल R है, कैपिटल A, स्मॉल a, कैपिटल B, स्मॉल b, इसी तरह कैपिटल R, स्मॉल r, रिवर्स रिएक्शन का एक्सप्रेशन 1 और 2 उस एग्जांपल की तरह, कैपिटल C, स्मॉल c, कैपिटल D, स्मॉल d, इन दोनों को इकट्ठा कर ले, RF और कैपिटल R, स्मॉल r का कांस्टेंट इक्विलिब्रियम Kc। तो Kc का जो एक्सप्रेशन है फाइनल वो आ गया, Kc इज इक्वल टू कैपिटल C, स्मॉल c, कैपिटल D, स्मॉल d, कैपिटल A, स्मॉल a, कैपिटल B, स्मॉल b। बिल्कुल उसी एग्जांपल की तरह हम दोनों को डिराइव कर चुके हैं Kc एक्सप्रेशन के साथ। तो आपको कंफ्यूजन होगी तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये जो है ना अभी आपने एक्सप्रेशन डिराइव किया Kc का एग्जांपल नंबर 1 में जो डेरिवेशन थी लॉ ऑफ मास एक्शन थी, फर्स्ट सिंपल कैपिटल C एग्जांपल रिएक्शन को लेके कैपिटल A, कैपिटल B, रिवर्सिबल रिएक्शन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है, कैपिटल D, स्मॉल कैपिटल D। इसी तरह आपने दूसरी एग्जांपल ली नंबर ऑफ मोल्स के साथ, क्या स्मॉल a, कैपिटल A, स्मॉल b, कैपिटल B, और स्मॉल c, कैपिटल C, स्मॉल d, कैपिटल D। इस एग्जांपल के साथ ये एक्सप्रेशन Kc का है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसे कहते हैं। Kc एक्सप्रेशन जो है ये प्रोडक्ट से और रिएक्टेंट से बनता है फाइनल एक्सप्रेशन, जो रिएक्शन की मदद से बना होता है। तो आप ये दूसरी एग्जांपल्स हैं, अदर एग्जांपल N2 और O2 और रिवर्सिबल रिएक्शन N9 बना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया, ये रिएक्टिव सब्सटेंस है और ये प्रोडक्ट बनाया, और ये 2 बैलेंसिंग के लिए आ गया।
कि N के इधर 2 एटम है, इधर भी 2 हमें लगाया ही नाइट्रोजन के एटम को बैलेंस करने के लिए, इसके लिए ऑक्सीजन में भी 2 एटम बैलेंस होगा। आप इस एक्सप्रेशन को यहाँ फिट करें तो ये भी एक्सप्रेशन आपका AC का मान जाता है। AC इज इक्वल टू NO को आप प्रोडक्ट के तौर पे लिख देंगे ऊपर, और ये 2 जो है ना रेज टू पावर में आ जाएगा, जैसे ये रेज टू पावर में आया कैपिटल C स्मॉल c के साथ। इसी तरह ये N2 और O2 ये रिएक्टेंट सब्सटेंस है, ये जो है ये नीचे आ जाएंगे N2 और ये O2 के तौर पे। ठीक है, ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन बन गया, जिसमें आपने रिएक्शंस को देखकर एक्सप्रेशन बन गया। रिएक्शन को देखकर आपने प्रोडक्ट ऊपर लिख दिया, रिएक्टेंट नीचे लिख दिए। इसी तरह इस रिएक्शन को भी आपने N2 प्लस H2 रिवर्सिबल रिएक्शन Na3 अमोनिया बन गया। ये अमोनिया ये कंपाउंड है, ये हाइड्रोजन गैस है, ये नाइट्रोजन गैस है। तो दोनों को मिला के आपने ये रिएक्शन बनाया रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के साथ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में जब आप लिखेंगे Kc इधर और इसको बैलेंस कर देना, बैलेंस करना जरूरी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखने में। इधर नाइट्रोजन के 2 एटम है, इधर 1 तो आप इधर 2 लगा दें। इस तरह हाइड्रोजन के 6 बन जाते हैं, इधर 2 है तो इधर 3 लगा दें। ये इंटीजर आपका जो आपने यूज किया इस रिएक्शन को बैलेंस करके। अब आप Kc एक्सप्रेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से लिख सकते हैं। ये प्रोडक्ट्स ऊपर आ गए Na3 अमोनिया और ये 2 रेज़ टू पावर में चले गए, और इसी तरह ये नाइट्रोजन रिएक्टेंट्स के तौर पे नीचे आ गया। ये आपका इंटीजर नहीं है, ये इसके एटम है, ये हाइड्रोजन नीचे आ गया और ये भी जो है इंटीजर आपका रेज़ टू पावर में चले गए। ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है। क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन? पेपर में ऐसे ही आएगा, रिएक्शन दिया होगा कोई भी और आपने कहा जाएगा आपको कि डिराइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन Kc आप डिराइव करें। एक्सरसाइज में भी Kc डिराइव करने को कहा जाता है। रिएक्शन दिया होगा और रिएक्शंस की मदद से आपने प्रोडक्ट्स ऊपर लिख लेने हैं रेज़ टू पावर नंबर ऑफ मोल्स के साथ, और रिएक्टेंट जो है ना नीचे लिख लेने हैं रेज़ टू पावर ऑफ कोएफिशिएंट की मदद से। ये x रेज़ टू पावर कोएफिशिएंट नंबर ऑफ मोल्स है, ये y रेज़ टू पावर कोएफिशिएंट नंबर ऑफ मोल्स है। अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन नहीं